नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के समक्ष उत्तराखंड की समसामयिक घटनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण श्रृंखला यहां पर आपके लेके उपस्थित हूं। आइए शुरुआत करते हैं। आज की श्रृंखला का पहला टॉपिक देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये कह रहा है चीन सीमा पर आखिरी गाँव कुंजी में लहराया 100 फीट ऊँचा तिरंगा। देखिए, अब कभी क्वेश्चन क्या बनता है, उत्तराखंड की जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, किस स्थान पर 100 फुट लंबा या कहें ऊंचा तिरंगा ये लहराया गया है। तो आपको पता होना चाहिए चीन सीमा में एक अंतिम गांव है, उस गांव का नाम क्या है। कभी क्वेश्चन पूछेगा, कुंजी वो गांव है जहां पर यह 100 फीट का तिरंगा लहराया गया। अब ये जो गांव है किस जनपद के अंतर्गत आता है, कभी क्वेश्चन बनेगा तो आपको पता होना चाहिए ये पिथौरागढ़ जनपद के सीमांत क्षेत्र जो है आपकी ये कुंजी के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, अब देखते हैं हाल ही में पिथौरागढ़ के चीन सीमा पर स्थित जो हमारा आखिरी गांव है, ठीक है, कुंजी में यहाँ पर 100 फीट ऊंचा तिरंगा यहाँ पर लहराया गया है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए किस गांव पे फहराया गया है, कुंजी पर। या वाइलेंट ये विलेज योजना के तहत ये केंद्र सरकार सीमांत गांव को विकसित कर रही है, ये आपको बताना चाहिए। अब देखिए ये क्यों फहराया गया है, इसका क्या मतलब था। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा ये प्राथमिकता दी गई है जितने भी हमारे जो बॉर्डर एरियाज हैं, जिस बॉर्डर जो एरियाज हैं जहाँ जहाँ अगर हम जम्मू कश्मीर कहें, पंजाब कहें, या बिहार की बात करें, या फिर आपके उत्तराखंड की बात करें, या हिमाचल प्रदेश की बात करें, या अरुणाचल प्रदेश की बात करें, तो इन क्षेत्रों में जो सीमाओं से लगे हुए जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उन गाँव को यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, इनको महत्व दिया जा रहा है। इनको वाइलेंट विलेज योजना के तहत इनको क्या किया जाए, संरक्षण या कहें इनको विकसित करने का कोशिश किया जा रहा है। यहाँ पर भी आधुनिक चीज़ों को यहाँ पर पहुँचाने का कार्य किया जा रहा है, चाहे स्वास्थ्य, शिक्षा, ये तमाम व्यवस्थाओं को यहाँ पर सुचारू रूप से संचालित करने का यहाँ पर प्राथमिकता रूप में यहाँ पर वाइलेंट विलेज प्रोग्राम जो है ये गाँव को विकसित करने का एक क्या है शानदार प्रयास केंद्र सरकार द्वारा किया गया। इस सूची में अगर मैं गुंजी, कुंठी, नाभी, नपल्यू ये क्या है ग्राम यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं। क्वेश्चन क्या बनता है, उत्तराखंड में जो वाइलेंट विलेज प्रोग्राम है उसके अंतर्गत कितने गांव को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए 4 गांव को इस अंतर्गत लिया गया है। कुंजी हो गया, कूटी हो गया और नाभी और नापल्यू है। अब ये देखिए, मैं अगर आपको बताऊं ये कूटी जो ग्राम है ये आपके धारचूला या तिब्बत बॉर्डर के ये पास में ये है। ठीक है, ये आपको बताना चाहिए, ये बहुत शानदार जगह है, यहाँ पर मैं गया भी हूँ तो अब ये बहुत शानदार है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा था। देखिए, सीमाओं पर स्थित गांव को केंद्र सरकार वाइलेंट विलेज योजना के तहत इनको क्या कर रही है, विकसित करने का ये कार्य कर रही है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो कुंजी में जो इंडोर स्टेडियम यहाँ पर बनाया जाएगा, यहाँ पर खेल विधाओं को भी यहाँ पर किया जा रहा है, विकसित करने का भी यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है। अब कुंजी में जो इंडोर स्टेडियम तमाम चीज़ें यहाँ पर ट्रैकिंग रूट का निर्माण किया जाए। ट्रैकिंग रूट मतलब कि यहाँ की जो आमदनी जो निर्भर रहती है, जो पर्यटन पर यहाँ पर पूरा तरीके से रहता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें जो वन संपदा भी यहाँ पर बहुमूल्य रूप में यहाँ पर विद्यमान रहती हैं। ठीक है, और साथ ही अगर हम यहाँ पर बात करें कैलाश म्यूजियम भी यहाँ पर बनाया जाएगा जिसमें सीमांत की संस्कृति वेशभूषा संरक्षण किया जाएगा और मोबाइल टावर कनेक्टिविटी को भी यहाँ पर दुरुस्त किया जाएगा। अब मेरा कहने का मतलब ये स्पष्ट तौर पे यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, जो ये कुंजी गाँव है यहाँ पर क्या है, एक तो खेल विधाओं को यहाँ पर निपुणता से इसको क्या विकसित करने का प्रयास किया गया। जो सीमांत क्षेत्रों में जो नौलिहाल जो युवा हैं, ठीक है, वो ये अपना राज्य स्तर पर या कहें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल विधाओं में यहाँ पर अपने आप को आगे ला सकते हैं। और देखिए यहाँ पर जो लोगों को जो युवा बेरोजगार हैं उनको ट्रैकिंग रूट का निर्माण यहाँ पर किया जाएगा जिससे कि उनकी आमदनी तमाम चीज़ें हो जाएंगी। और आपको पता है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा जो तमाम चीज़ें होती हैं तो वहाँ पर कैलाश मानसरोवर म्यूजियम को यहाँ पर स्थापित करने की बात की गई है, जहाँ पर सीमांत क्षेत्र की जो संस्कृति है, जो वहाँ का वेशभूषा है, वहाँ की जो वहाँ का खान पान है, तमाम चीज़ों को वहाँ पर क्या किया जाएगा, संरक्षण किया जाएगा। साथ ही अगर बात करें जो मोबाइल टावर जहाँ पर वहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं पहुँच पाती है तो वहाँ पर इस कनेक्टिविटी को दुरुस्त करने का कार्य केंद्र सरकार यहाँ पर कर रही है, जो बहुत सराहनीय कार्य है। देखिए, अब यहाँ पर आप
आपने पहले भी पढ़ा होगा, यहाँ पर देखा भी होगा, 4 धामों की यात्रा पर ऑपरेशन मर्यादा यहाँ पर लागू किया गया है। देखिए अब ये क्या है, जैसे अभी 4 धाम, जैसे हम कहें केदारनाथ के कपाट खुले हुए हैं और साथ ही अन्य 4 धामों पर जो यात्राएं होने जा रही हैं, चाहे हम कहें आपको यहाँ जो अब हम बात करें ये पौंडा साहिब की बात करें, जहाँ पर तीर्थयात्री लगातार जाते रहते हैं, जो कि उत्तराखंड के जितने भी धार्मिक स्थल हैं उन धार्मिक स्थलों पर ये 4 धाम यात्रा पर जो ऑपरेशन मर्यादा यहाँ पर लागू किया जाएगा। इसका मेन उद्देश्य क्या है, देखिए तीर्थ स्थलों पर इस वर्ष सख्त कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जुर्माने भरने के साथ साथ जेल भी यहाँ पर जाना पड़ सकता है। ये क्यों जाना पड़ सकता है, जैसे कि आप लोगों को पता है जो बाहरी राज्यों से या अन्य जगहों से जब यात्रा करते हैं, जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये तमाम बड़े बड़े धामों की तरफ जब लोग आते हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं, वो गंदगी फैला देते हैं, वो अपनी मर्यादाओं पर नहीं रहते हैं। और अगर हम बात करें जैसे मंदिर में जाना, मंदिर में वीडियो शूट करना, रील बनाना, ये तमाम चीज़ें होती हैं जो एक हिंदू समाज की जो परंपरा है कहीं ना कहीं वो क्षीणित होने जा रही है। उसको तमाम चीज़ों को संभाले रखना, और जो आपके जो स्वच्छता भारत मिशन जो प्रधानमंत्री का एक जो संकल्प योजना थी जिसमें भारत को स्वच्छ बनाने की जो बात की गई है, उनके तहत यहाँ पर ये तमाम चीज़ों को मर्यादा के साथ किया जाएगा। जैसे कोई खाना खा रहा है तो उसको क्या करता है, वहाँ पर फेंक देता है या डस्टबिन में नहीं डालता है, तो हर चीज़ सही तरीके से हो। जैसे कि आप अगर बात करो जो पश्चिमी देश होते हैं, जिस प्रकार से वहाँ पर साफ सफाई को महत्व दिया जाता है, उसी प्रकार से कहीं ना कहीं ऑपरेशन मर्यादा की ये तमाम चीज़ें कि आप यदि जा रहे हो तो यहाँ पर स्पष्ट तौर पर आप ये फोटो देख पा रहे होंगे, यहाँ पर फोटो पे भी स्पष्ट तौर पर उल्लेखित किया गया है उत्तराखंड मित्र पुलिस द्वारा। ऑपरेशन मर्यादा धार्मिक स्थलों पर किसी भी हुड़दंग या नशा या गांजा करने या हीरोइन ये करने के विरुद्ध में यहाँ पर कठोर कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। अब ये क्यों किया जा रहा है, इसको भी समझने की कोशिश करें। आपने बीते वर्षों में कहीं दफे देखा होगा कि जो धार्मिक स्थल है वहाँ पर मर्यादाओं का तार किया जाता है कि आप मंदिर जा रहे हो, साथ ही आप बियर की बोतल लेके चल रहे हो या फिर तमाम चीज़ें सिगरेट पीते हुए चले, गांजा फूकते हुए जा रहे हो, जिससे कि अन्य मुसाफिर हैं उनको कहीं ना कहीं इनका सामना करना पड़ता है, जिससे कि धार्मिक स्थल भी कहीं ना कहीं प्रदूषित होते हैं। तो पुलिस इस संबंध में बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। अगर कुछ लोग ऐसे पकड़े जाते हैं तो तीर्थ स्थलों के बाहर से आने वाले लोग जो गलत काम करते हैं तो उनसे पीछे नहीं हटते हैं। तो तीर्थ स्थलों पर जैसे कि अब मैंने आपको बताया, देखिए यहाँ पर स्पष्ट तौर पर मैंने उल्लेखित किया था, अभी आपको बताया था कि ये खुलेआम कूड़ा फेंकना, खुलेआम शराब पीना, हुड़दंग करना, इन गतिविधियों में ये सम्मिलित रहते हैं। तो ऐसे में पुलिस का ऑपरेशन जो मर्यादा शुरू किया गया है इसके निर्देश दिए। अभी कभी क्वेश्चन क्या बनता है कि ये पुलिस मर्यादा ऑपरेशन किस राज्य में चला हुआ है, क्वेश्चन ये भी बनता है, तो आपको पता होना चाहिए ये आपके उत्तराखंड में ऑपरेशन मर्यादा चला गया है। देखिए पिछले साल की अगर हम बात करें, हमने आपसे कहा कि जो पिछले साल गत वर्षों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि हरिद्वार हो गया, ऋषिकेश हो गया, 4 धामों के आसपास से कार्रवाई में 1 लाख से अधिक लोगों का यहाँ पर किया गया, चालान काटा गया है। और इस बार पुलिस चालान के साथ साथ ही हुड़दंग जो कर रहे हैं या वीडियो बनाने वालों पर भी यहाँ सख्त निगरानी रखेंगी। तो कहीं ना कहीं ये जो धार्मिक स्थल है उनकी पवित्रता को सुरक्षित बरकरार रखने के लिए ये तमाम चीज़ें की जा रही हैं। अब देखिए यहाँ पर नेशनल हेल्थ मिशन की अगर हम बात करें, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की हम जो बात करें, आप ये जो लोगो देख पा रहे होंगे, हम इस पे अब डिस्कस करेंगे ये क्या है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर 14वें चरण में उत्तराखंड के 38 लाख बच्चों को खिलाई जाएंगी कृत्रिम नाशक दवा। देखिए ये जो दवा खिलाई जाएगी वो नेशनल हेल्थ मिशन के माध्यम से खिलाई जाएगी, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन उत्तराखंड के द्वारा। देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन के तहत अगर हम बात करें, अप्रैल के मध्य में क्या हुआ था, उत्तराखंड सरकार ने 1 से लेकर 19 साल के जो बच्चे हैं अगर उनकी बात करें तो टोटल 38 लाख बच्चों को यहाँ पर कृत्रिम नाशक दवा यहाँ पर दी गई। इस कार्यक्रम के जो 14वें चरण की अगर हम बात करें, इसकी जो शुरुआत हुई थी किस स्थान से हुई थी उत्तराखंड के, तो क्वेश्चन बनता है, तो आपके देहरादून से हुए। तो KBS नेगी राजकीय इंटर कॉलेज गुजराड़ा से स्वास्थ्य मंत्री जो रहे हैं आपके यहाँ पर अभी हैं वर्तमान में धन सिंह रावत जी ने इनके द्वारा। देखिए कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारी ह्यूमन बॉडी में ऐसे होती हैं जिसमें कि कुछ ऐसे कीड़े या कुछ ऐसी चीज़ें हमारे
बॉडी के अंदर होते हैं जो शरीर के लिए नुकसानदायी होती हैं, तो उसकी इम्यूनिटी को बरकरार रखने के लिए जो ये कृत्रिम दवा यहाँ पर खिलाई जा रही है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से, ठीक है। ये कौन सा चरण था, कभी क्वेश्चन बनता है, तो ये आपका है 14वें चरण की है। इसमें देखिए कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए नोएडा के नोडल शिक्षकों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को यहाँ पर विशेष तौर पर यहाँ पर प्रशिक्षित किया गया था, ठीक है। उन्होंने कहा कि 13वें चरण में प्रदेश भर में, जब पिछली दफे की बात कर रहा हूँ जिसमें अभी तो ये 14वां चरण चल रहा है, 13वें चरण में टोटल बच्चों को कितना यहाँ पर जो ये कृत्रिम दवा का प्रयोग किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए कि भैया उस समय यहाँ पर 34 लाख, अभी हम बात करें तो यहाँ पर इस पर तो देखो यहाँ पर क्या है, ये जो आंकड़ा बड़ा अब है यहाँ पर 38, यहाँ पर क्या बन गया 38 लाख के आसपास यहाँ पर बच्चों को ये दिया गया है। पिछले 13वें की चरण की बात, 13वें जब चरण चल रहा था यहाँ पर 34 लाख बच्चों को एक कृत्रिम दवा की डोज दी गई थी, जबकि 14वें चरण में ये संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, 38 लाख के आसपास ये बन गई, ठीक है। उत्तराखंड के जितने भी स्कूल हैं, चाहे वो तकनीकी हैं या प्राथमिक हो या फिर जो अगर पब्लिक स्कूल हो या शिक्षण संस्थान हो या आंगनबाड़ी केंद्रों में ये क्या किया गया था, ये तमाम चीज़ें की, चाहे हम बात करें जो शहर के जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं या चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में हैं ये या मलिन बस्तियां होते हैं, तो इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने में बच्चों को कृंतकनाशक ये एल्बेंडाजोल जो ये दवा होती है ये दी जाती है, ठीक है। सरकार का लक्ष्य है कि 100% क्या है बच्चों को कृंतकनाशक दवा खिलाकर उन्हें कृत्रिम मुक्त यहाँ पर रखा जाना है, स्वस्थ इनको बच्चों को रखने का ये उद्देश्य है। देखिए अब यहाँ पर देखिए कि इसका जो लक्ष्य रखा गया है कि कोई भी बच्चा, यहाँ पर देखिए कोई भी बच्चा किसी भी कारण से कृत्रिम दवा खाने से ये छूट जाता है तो उसका मैप तैयार किया जाएगा, मैप अप तैयार किया जाएगा, और मैप अप दिवस जो होता है 24 अप्रैल को वंचित बच्चों को यहाँ पर फिर पुनः यहाँ पर क्या किया जाएगा, दवाई यहाँ पर दी जाएगी। अब देखिए यहाँ पर जल ही जीवन की हम बात करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस प्रकार से आज ह्यूमन जो ज़्यादा जनसंख्या हमारे देश की बढ़ती हुई जा रही है, आप सभी को पता है कि आज भारत विश्व का ऐसा पहला देश बन चुका है जहाँ पर जनसंख्या पहले स्थान पर यह है, जहाँ पर जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है, जिसे हम जनसंख्या विस्फोट भी कहते हैं। तो जब जनसंख्या बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं जल की भी यहाँ पर कमी देखने को मिलेगी आने वाले कुछ 50-100 सालों में। अब देखोगे जो जल की इतनी महामारी अगर कहें ये मारामारी होगी जिसकी कल्पना भी करना बड़ा मुश्किल है, तो उसी के तहत अगर मैं बात करूं जल ही जीवन मिशन के तहत उत्तराखंड की आई रिपोर्ट। अब क्या रिपोर्ट आई इसको भी हम देखते हैं। अब ये रिपोर्ट किस आधार पर बनाई गई है, उत्तराखंड के 9 जिलों की अगर हम बात करें जहां पर जल जीवन मिशन के तहत अगर हम बात करें हर घर जल की जो बात की गई थी, जो कॉन्सेप्ट केंद्र सरकार द्वारा लाया गया था, उसके अंदर 75 से 100% ये काम यहाँ पर पूरा हो चुका है। जो कॉन्सेप्ट था कि हर घर नल से जल की जो बात की गई, हर घर जल की जो बात की गई थी, उसको जो किस के द्वारा ये संचालित किया गया था, ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इसको किया गया, क्रियान्वित किया गया। हाई अचीवर श्रेणी में इसको रखा गया था कि इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या बोलते कैटेगरीज के अंतर्गत इसको रखा गया था। इसके अंतर्गत 4 जिले ऐसे हैं उत्तराखंड में जिसमें अभी भी अब अगर बात करें 50 से 75% ही काम हुआ है। देखिए अभी 50% यहाँ पर काम हुआ है, अगर कहें 25% अभी यहाँ पर काम बचा है। देखिए अगर हम बात करें, अच्छी बात यह है कि राज्य का एक भी जिला इसके नीचे की 2 श्रेणियों में इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। देखिए होगा तो आपके 50 से ये 75 से ऊपर होगा और 50 से नीचे इस कैटेगरी में सम्मिलित नहीं है। अगर श्रेणी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 0 से 25 के अंतर्गत विभाजित किया गया है, और 25 से 50 और 50 से 75 और 75 से 100 की श्रेणी में है। तो कहने का मतलब है जो ये श्रेणी है 2 0 से 25 और 25 से 50 में कोई भी राज्य का कोई भी ऐसा जनपद इसमें सम्मिलित नहीं। अब देखिए जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जो जारी जल जीवन सर्वेक्षण मार्च की रिपोर्ट में बताया गया है कि उत्तराखंड में 9 जिले
जो उत्तराखंड के 9 जिले, चाहे अब हम बात कर रहे हैं कौन कौन से जिले हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। 9 जिले हैं, देहरादून हो गया, टिहरी हो गया, चंपावत हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, और पिथौरागढ़ हो गया, उत्तरकाशी हो गया, बागेश्वर हो गया और चमोली हो गया। हाई अचीवर श्रेणी में इनको रखा गया है। कहने का मतलब अचीवर क्या होता है, किसी टारगेट को आप कंप्लीट करके अचीव कर लेना, जहां पर 75 से 100% कार्य ये क्या किया गया, पूर्ण हो चुका है या कहें उस कगार पर वो पहुंच चुका है, तो इसको क्या कहा जाता है, अचीवर श्रेणी में इनको रखा गया। अब वहीं अगर हम बात करें जो 4 जिले जो हैं, जैसे हरिद्वार है, उधम सिंह नगर है, अल्मोड़ा है, नैनीताल है, अभी भी ये क्या है 50 से 75 की श्रेणी में इनको रखा गया है। कहने का मतलब है कि 4 जिलों में अभी भी 50 और 75 की ये श्रेणी में इनको रखा गया है। और जो 9 जिले हैं, जो 9 जिलों की मैंने आपको बात बताई, तो आपको पता होना चाहिए 75 से 100% के बीच में रखा। कभी क्वेश्चन बनता है कि जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जो जल जीवन सर्वेक्षण जो मार्च की रिपोर्ट आई थी, उसमें उत्तराखंड के ऐसे कितने जिले हैं जो 75 से 100% की अचीवमेंट के अंतर्गत आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए 9 जिले हैं, कौन कौन से जिले, देहरादून हो गया, टिहरी हो गया, चंपावत हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया और पिथौरागढ़ हो गया, उत्तरकाशी और बागेश्वर, ठीक है, और पौड़ी और चमोली, ये क्या है, इन्होंने अपना 100% अगर कहें इसमें ये अचीव कर लिया। अब 4 कौन से जिले हैं जो इस श्रेणी में नहीं है, देखिए जो 75 से 100 के बीच में नहीं है, तो वो आपके अल्मोड़ा है, उधम सिंह नगर है और नैनीताल है और ठीक है हरिद्वार है, ये तमाम जिले इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पॉइंट पर। देखिए, अमेरिकी एजेंसी मैकिजी ग्लोबल ने पेश किया सशक्त उत्तराखंड @2025 और 2030। ठीक है, ये जो किया गया है, तो ये रोड मैप इनके द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है, कभी क्वेश्चन बनता है कि सशक्त उत्तराखंड @2025-2030 ये रोड मैप किसके द्वारा तैयार किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए अमेरिकी एजेंसी मैकिजी ग्लोबल ने ये पेश किया है। ठीक है, अब उत्तराखंड सरकार का लक्ष्य है कि पर्यटन के क्षेत्र में 2030 तक उत्तराखंड में पर्यटन के क्षेत्र में 5 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बेरोजगार के अवसर यहाँ पर जुटाएगी। चाहे देखिए, कहने का मेरा मतलब है, अगर जो बच्चा इन शब्दों को नहीं समझ पा रहा, थोड़ा उसको आसान भाषा में यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा कि आने वाले जो उत्तराखंड के जो 2030 का जो पीरियड रहेगा, जो 2030 जब तक आएगा, तो पर्यटन के क्षेत्र में 5 लाख ऐसे लोग रहेंगे जो प्रत्यक्ष तौर पर क्या होंगे, रोजगार के अवसर यहाँ पर जुटा पाएंगे, और साथ ही जो अपना स्टार्टअप बना पाएंगे, तो वो भी आपके प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर रोजगार की सुविधाओं को यहाँ पर जुटाया जाएगा। अब किन किन माध्यमों से जुटाया जाएगा, देखिए यहाँ पर पर्यटन हो गया, उद्यान हो गया, शहरी विकास समेत यहाँ पर किया गया। कुछ समय 5 प्रमुख क्षेत्रों में से जीडीपी में सालाना अगर हम बात करें 1,88,500 करोड़ का यहाँ पर अतिरिक्त क्या होगा, राज्य से अर्जित करने का यहाँ पर क्या किया गया लक्ष्य। जब आपका रोजगार या कहें स्टार्टअप जब तैयार होगा, तो राज्य की क्या होगी, आय या कहें उसकी जीडीपी में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। अब बढ़ोतरी कैसे होगी कि सशक्त उत्तराखंड @25 ये किसके द्वारा किया गया है, अमेरिकी ग्लोबल इंडस्ट्री मैकिजी के द्वारा किया गया है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर क्या किया गया है, सरकार इन 5 प्रमुख जो क्षेत्र है, मैंने आपको बताया था प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं, कभी क्वेश्चन बनेगा, तो मैंने पर्यटन हो गया, उद्यान हो गया, शहरी विकास हो गया और अन्य ऐसे बहुत हैं जो जिसको 5 प्रमुख श्रेणी में रखा गया है। तो 3 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त यहाँ पर निवेश यहाँ पर जुटाने का यहाँ पर राज्य सरकार लक्ष्य रखेगी। देखिए, अमेरिकी एजेंसी मैकिजी ग्लोबल ने सशक्त उत्तराखंड @2025 और 2030 तक के लिए ये तैयार रोड मैप तैयार किया गया है और इसका प्रस्तुतिकरण किया गया है, और सीएम धामिक ने इस पर विभागों को, जो विभागाध्यक्ष होते हैं तमाम, जो ये अब अगर हम उद्यान विभाग की कहें या फिर पर्यटन विभाग की कहें या शहरी विकास की बात करें, तो इनके जो विभागाध्यक्ष हैं उनको अगले 30 दिनों में कार्य योजना को प्रस्तुत करने का यहाँ पर आदेश दिया है और जल्दी ही इस पर रणनीति बनाने की भी निर्देश यहाँ पर शासन द्वारा निर्गत किए गए। अब मैंने बताया कि किस सेक्टर में क्या होगा, किस प्रकार से इसमें संभावनाएं बनेंगी। तो देखिए, यहाँ पर सेक्टरों की बात कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए पर्यटन की अगर हम बात करें तो 1 करोड़ पर्यटन का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है 2030 तक के, कि पर्यटन के क्षेत्र में
1 करोड़ यहाँ पर पर्यटक यहाँ पर संभावित रूप से यहाँ पर आएंगे। और साथ ही अगर हम बात करें 2030 तक की अगर इस पर्यटकों की अगर संख्याओं की अगर बात करें तो ये 40 लाख से बढ़कर यहाँ पर 1 करोड़ करने का यहाँ पर क्या किया गया लक्ष्य रखेगा। कि उत्तराखंड, आपको सभी को पता है कि उत्तराखंड क्या है, पर्यटन पर ही अपनी आजीविका यहाँ पर निर्भर है, ठीक है। तो जिस प्रकार से उत्तराखंड में जो पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, जिस प्रकार से लोग विदेशों से पर्यटक के तौर पर उत्तराखंड दर्शन के लिए आते हैं, आपको पता है कि देवभूमि उत्तराखंड सैन्य भूमि और खेल भूमि के रूप में जो विकसित किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये अन्य राज्यों के जो पर्यटक हैं उनको कहीं ना कहीं आकर्षित करेगा। जितने पर्यटक उत्तराखंड में आएंगे उतनी उत्तराखंड की क्या होगी, जीडीपी में बढ़ोतरी होगी। ये लक्ष्य ये रखा जाए। 1 लाख प्रत्यक्ष रूप से जो रजिस्टर होके आएंगे और 4 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार को यहाँ पर क्या किया जाएगा, सृजित किया जाएगा। डीजीपी में भागीदारी का अगर हम बात करें तो 40 से 50 हजार करोड़ की यहाँ पर क्या किया जाएगा, यहाँ पर व्यय ऐसा अनुमान लगाया जाता है। इतना यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है कि हाँ इतना उत्तराखंड को अर्जित होने वाला है। और हेल्थ केयर की अगर बात करूँ तो मेडिकल से संबंधित, तो हेल्थ केयर में यहाँ पर 4 अस्पतालों का निर्माण किया जाएगा और 2 मेडिकल कॉलेज यहाँ पर खुलेंगे। और यहाँ पर जो ये 4 अस्पताल और 2 मेडिकल कॉलेज की अगर बात करें तो यहाँ पर 1500 से 2000 यहाँ पर बेड और डायग्नोसिस का भी यहाँ पर सुविधा होगी। और जीडीपी की अपेक्षा में ये क्या करेगा, 2000 करोड़ की यहाँ पर राज्य सरकार को क्या करेगा, कहीं ना कहीं मुनाफा देगा, ठीक है। अगर किसी जगह पर हेल्थ केयर बनाया जा रहा है, जिस प्रकार से आपको पता है, मैंने इससे पूर्व भी कहा कि जनसंख्या के क्षेत्र में भारत पहले स्थान पर, तो जहां पर जनसंख्या बढ़ेगी तो वहां पर उतना ज्यादा क्या होगा, बीमारियों का भी खतरा रहेगा। और जो आपकी इम्यून सिस्टम है या कहें आने वाले जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसको मद्देनजर रखते हुए आने वाला जो हमारा फ्यूचर है कहें बहुत ज़्यादा कष्टदायक रहेगा। तो क्योंकि वातावरण और खान पान जिस प्रकार से हो रहा है तो उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर 4 अस्पताल और 2 मेडिकल कॉलेज को यहाँ पर खोलेंगे, जहाँ पर 1500 से 2000 के बीच यहाँ पर बेड लगाएंगे और डायग्नोसिस की भी यहाँ पर सुविधा दी जाएगी। और जीडीपी की बात करें तो यहाँ पर जीडीपी की जो भागीदारी रहेगी राज्य की सशक्त विकास को अव्वल करने के लिए यहाँ पर क्या होगा, 2000 करोड़ की यहाँ पर होगी। अब मैं कहूँ उद्यान विभाग, जहाँ पर आपको उद्यानीकरण से अगर हम बात करें, खेती संबंधी अगर बात करें तो यहाँ पर किसानों की आय को यहाँ पर दुगना करने की बात कही गई है। यहाँ पर 10 गुना से और 1.5 करोड़ की जो सेब की आर्थिक यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, आर्थिक को यहाँ पर 3000 करोड़ तक ये लक्ष्य पहुंचाने का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है। कि भैया जो हमारे उत्तराखंड में जो उद्यान विभाग के माध्यम से कहें उद्यान जो किसान हैं उनकी आय को बढ़ोतरी करने के लिए ये लक्ष्य रखा गया है। भैया यहाँ पर जो सेब की खेती हुई है, तमाम जो खेती होती है, 3000 करोड़ तक का यहाँ पहुँचाने का ये लक्ष्य रखा गया है। यहाँ पर 25 से 30 हजार किसानों को यहाँ पर इनकी आय को बढ़ोतरी करके जीडीपी में जो उत्तराखंड की जो इनकी भागीदारी होगी, जो किसानों की उत्तराखंड को सशक्त करने के लिए जो इनकी भागीदारी होगी दोस्तों, ये होगी आपकी 2500 करोड़ की यहाँ पर होगी। और विदेशों में नौकरी के अवसर यहाँ पर बढ़ेंगे। 70 से 90 हजार युवाओं को नर्स के और अतिथि के रिसेप्शनिस्ट की अगर हम बात करें या कि कहें स्वास्थ्य व अन्य क्षेत्रों में यहाँ पर अवसर दिए जाएंगे। और जीडीपी में भी भागीदारी कहीं ना कहीं 4000 करोड़ की यहाँ पर होगी। भैया विदेशों में अगर यहाँ से अगर कोई उत्तराखंड का नौली निहाल अगर जो बच्चा है वो अगर विदेशों में जाता है, कहीं ना कहीं वो डॉलर या रिदम या जो विदेशी मुद्रा है अगर वो लाता है इंडिया, तो कहीं ना कहीं लाता है तो उसकी जो आमदनी उसमें बढ़ोतरी होगी और कहीं ना कहीं राज्य को सशक्त करने में वो भी अपनी भूमिका यहाँ पर अदा करेगा। और अगर हम बात करें जो चौथा है आपका शहरी विकास की अगर बात करें, 7 शहरी केंद्रों को यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ पर अगर 25 से 40 लाख शहरी आबादी के लिए यहाँ पर घर उपलब्ध कराएंगे और जीडीपी में भी 30,000 लोगों को यहाँ पर भागीदारी किया जाएगा। अब अगली टॉपिक की बात करते हैं। ये कह रहा है कि पर्वतीय जिलों की जो जीडीपी बढ़ाने पर यहाँ पर जोर दिया गया। अब जीडीपी क्या होता है कि यहाँ की जो आय है उसको बढ़ाएगा और कहीं ना कहीं यहाँ पर राज्य को यहाँ पर क्या होगा, मुनाफा होगा। देखिए राज्य सरकार द्वारा पर्यटन की बात करें, साथ ही उद्यान की बात करें, उद्योग के क्षेत्र में नई योजनाओं को पहाड़ के जिलों में यहाँ क्या किया जाएगा, लाया जाएगा, जिससे कि यहाँ पर जीडीपी को भी बढ़ावा दिया जाएगा। अगर वर्तमान समय में राज्य की जीडीपी की अगर बात करें, जिसमें देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर बड़े क्या करें अपना ये योगदान बड़े रूप में राज्य की सशक्त आर्थिक विकास को यहाँ पर बढ़ाने में ये राज्य क्या है, चाहे आप देहरादून की बात करो
करो इंडस्ट्रियल एरिया है, हरिद्वार भी आपका इंडस्ट्रियल एरिया है। अगर हम उधम सिंह नगर के कुमाऊं का एक आता है कि वो उधम सिंह नगर आप क्या है इंडस्ट्रियल एरिया के अंतर्गत आता है, जहाँ पर क्या हुआ फैक्ट्रियों का यहाँ पर स्थापित की गई हैं, जिससे कि उत्तराखंड के जो पहाड़ी युवाओं को कहीं ना कहीं रोजगार की यहाँ पर प्रदान की जाती है। और शेष अगर हम बात करें जो 10 पर्वतीय जिलों की अगर हम बात करें, जहाँ पर जीडीपी में 30% का ये योगदान देंगे जो अन्य जिले हैं जैसे हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर को छोड़कर, और जो जिले हैं तो 10 जिले जो हैं वहाँ पर ये 30% की यहाँ पर अपनी भागीदारी को संपन्न करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि पॉली हाउस योजना से 1 लाख को रोजगार यहाँ पर मिलेगा, तो किस प्रकार से मिलेगा इसको भी मद्देनजर रखना भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए उत्तराखंड में क्या है, में हजारों क्लस्टर आधारित छोटे से पॉली हाउस यहाँ पर लगाए जाएंगे, और राज्य सरकार यहाँ पर पलायन को रोकने में और 1 लाख किसानों को यहाँ पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्या गए रोजगार दिलाने की यहाँ पर कहीं ना कहीं उम्मीद की जा रही है। और इस योजना के जरिए अगर हम बात करें जैसे फूलों का उत्पादन के लिए यहाँ पर 25% यहाँ पर बढ़ोतरी का यहाँ पर अनुमान लगाया गया है, और सब्जी और फलों के उत्पादन में यहाँ पर 15% की यहाँ पर क्या गई है बढ़ोतरी की। अगर इस प्रकार से पॉली हाउस यहाँ पर दिए जाते हैं, क्लस्टर दिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं तो जो उत्तराखंड से जो पलायन कर रहे हैं जो किसान, तो अपने आजीविका इनके माध्यम से यहाँ पर लगाया जा सकता है, जिससे कि राज्य को भी यहाँ पर कहीं ना कहीं फायदा भी होगा और जो किसान हैं उनको भी यहाँ पर फायदा होगा, और जो पलायन हो रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं ही यहाँ पर ऋणात्मक यहाँ पर माइनस की ओर जाता हुआ दिखेगा, और जो दिन प्रतिदिन जो गाँव खाली हो रहे हैं वो नहीं होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा, अब देखिए नाबार्ड अवस्थापना विकास निधि की अगर हम बात करें, ये क्या है। ठीक है, इसको स्थापित किया जाएगा, इसके तहत क्या होगा 100 वर्ग मीटर के आकार के यहाँ पर जो क्लस्टर पॉली हाउस की हमने बात करी थी, यहाँ पर 17,639 पॉली हाउस यहाँ पर लगाने का यहाँ पर राज्य सरकार ने लक्ष्य रखा है, जो 70% क्या है धनराशि यहाँ पर देगा। कहने का मेरा मतलब है कि आपको यहाँ पर राज्य सरकार 70% यहाँ पर सब्सिडी यहाँ पर देगी, और इस योजना पर अगर हम बात करें तो 304 करोड़ रुपए का यहाँ पर खर्चा होगा, जिससे किसान को पॉली हाउस लगाने में 20% की धनराशि ही अपनी जेब से खर्च करनी होगी, और 80% यहाँ पर जो अनुदान होगा वह सरकार दे। तो कहीं ना कहीं ये जो कॉन्सेप्ट सरकार ला रही है, तो गांव को सुरक्षित और युवाओं को रोजगार की तरफ यहाँ पर देना, और जो उत्तराखंड का पलायन है उसको कहीं ना कहीं हद तक इसको रोकने में ये जो योजना है कारगर लगेगा। क्योंकि भैया आपको जैसे मान लीजिए क्या होता है, जैसे 100 रुपये सरकार, जैसे आप लोन लेते हो तो 100 रुपये आप सरकार पूरा लोन लिया, तो उसमें से आपको लोन की तमाम जो पैसा है कितना लौटाना है, वो कहते हैं कि 70 रुपये आप अपने पास रखो और 30 रुपये लौटाओ। तो कहीं ना कहीं कितना फायदा कि 80 रुपया अपना पास रखो और 20 रुपये आप पर लौटाओ, तो 20 रुपये की धनराशि ही अपनी जेब से खर्च करनी होगी, और 80 रुपये तो सरकार दे रही है। कहने का मतलब है 1000 रुपये में से आपको 200 रुपये ही अपनी जेब से खर्च करने हैं, और 800 रुपये आपको क्या करेगा सरकार यहाँ पर देगी। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और जितने भी लोग होंगे जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो समझ गए होंगे मैं कहना चाहता हूँ। देखिए इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न की यह कहें, इस श्रृंखला की तरफ बढ़ते हुए ऋषिकेश से नीलकंठ रोपे की डीपीआर को मंजूरी मिली। अब देखिए जो ऋषिकेश से नीलकंठ महादेव के लिए यहाँ पर एक रोपवे का प्रस्तावित निर्माण किया गया है, जो प्रोजेक्ट डीपीआर को मंजूरी दे दी गई है। और अब बात करें जो अब मेट्रो कॉर्पोरेशन जो लिमिटेड है, इस सप्ताह क्या करे रोपवे का निर्माण के लिए टेंडर यहाँ पर आमंत्रित किया। टेंडर क्या होता है, किसी चीज़ को अगर निर्मित करना है तो उसके लिए अलग अलग लोगों से यहाँ पर क्या कंपनी से क्या टेंडर लिए जाते हैं, जिसका सबसे कम टेंडर होगा उसको दिया जाता है, इस रोपवे का निर्माण वो करेगा। अब इस रोपवे के लिए कितनी रुपये की लागत यहाँ पर होगा, देखिए कितना राज्य सरकार इस पर खर्च करने जा रही है, तो 450 करोड़ रुपये यहाँ पर इस लागत ये लगेगी ये रोपवे को बनाने में। ये अगर कितने साल में काम पूरा होगा, तो ये 3 साल में ये काम पूरा। अब इससे कहोगे आप भैया कि प्रतियोगिता परीक्षा से क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो इस ऐसे बनेगा, पूछा जाएगा कि ऋषिकेश से नीलकंठ तक किस चीज को यहाँ पर केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी गई है, तो आपको बताना रोपवे। तो आप कभी क्वेश्चन बनेगा नीलकंठ से
ऋषिकेश तक रोपवे का जो निर्माण किया जा रहा है उसके लिए कुल कितना बजट यहाँ पर स्वीकृत किया जाएगा, या कहें उसमें कितनी धनराशि खर्च होगी, तो यहाँ पर 450 करोड़ रुपया होगा। ये तो हो रहा है, और कितने साल में इसको कंप्लीट किया जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बना कि भैया ऋषिकेश से नीलकंठ रोपवे को निर्माण इसका कब तक कंप्लीट होगा, तो कितने वर्ष यहाँ पर होंगे, 2 दिया जाएगा, 3 दिया जाएगा, 4 दिया जाएगा, 5 दिया जाएगा। तो आपको इस पर तौर पर होना जाएगा कि भैया इसमें 3 साल यहाँ पर लगेंगे। और उत्तराखंड मेट्रो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेटर लिमिटेड UKMRC ने ऋषिकेश से जो नीलकंठ महादेव रोपवे का निर्माण का यहाँ पर प्रस्ताव यहाँ पर क्या कर दिया, तैयार कर दिया। अब इस रोपवे में कि देखने को यहाँ पर मिलेगा आपको, यहाँ पर 2 यहाँ पर स्टेशन होंगे। देखिए उत्तराखंड में जो ऋषिकेश और नीलकंठ रोपवे होंगे उसमें कितने स्टेशन होंगे, क्वेश्चन क्या बना दो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। भैया यहाँ पर 2 यहाँ पर क्या बनाए जाएंगे, आपके स्टेशन होंगे। देखिए कुछ ही दूरी पर क्या जो ये रोपवे बनेंगे, कुछ ही दूरी पर 6 किलोमीटर पर ये होगी, इसके बीच के 2 पड़ाव होंगे। और देखिए ISBT की ओर से, और त्रिवेणी घाट, जो त्रिवेणी घाट है ऋषिकेश में, तो वहां से सीधे नीलकंठ तक ये का सफर होगा। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक, और साथ ही अगर राजा जी से होकर ये रोपवे गुजरेगा, और जो रोपवे है राजा जी पार्क से होकर ये गुजरेगी, और इससे मेट्रो रोपवे कॉर्पोरेशन 1 क्षेत्र अधिकारियों से वार्ता यहाँ पर की जा चुकी है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें क्या है कि 1500 यात्री प्रति घंटे सफ़र यहाँ पर कर सकते हैं, कि भैया 1500 यात्री 1 घंटे में इसमें सफ़र कर सकते हैं। रोपवे से प्रति घंटा 2000 लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सफ़र। यहाँ पर जो 1500 का जो लक्ष्य का यहाँ पर कह रहे हैं कि भैया 2000 लोग 1 घंटे में यहाँ पर सफ़र कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो क्षमता है इसको क्या है 2031 तक इसे प्राप्त करने का ये लक्ष्य रखा गया है। अभी 3 साल बाद प्रोजेक्ट को पूरा होने में यहाँ पर क्या जब हो जाएगा, तो जब ये 3 साल बाद इसमें सिर्फ क्या होगा 1500 मुसाफिर को यहाँ पर क्या किया जाए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये ले जाएगा। और अगर हम बात करें 2031 की बात करें, ठीक है, 2031 जब आएगा तो ये इसका निर्माणाधीन जब कार्य पूरा हो जाएगा, तो यहाँ पर ये क्या होगा 2000 लोगों को ये क्या करेगा 1 घंटे में यहाँ से ले जाएगा। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। तो दोस्तों आपको ये श्रृंखला कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा। ऐसी ही श्रृंखला आप लोगों के सामने मैं प्रतिदिन लेते हुए आऊँगा। यदि इस श्रृंखला से आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिली हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।